गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है हमारा जो है 5th चैप्टर है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। इसके कुछ MCQ मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो है क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है वो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिए। थ्योरी क्लासेस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, नोट्स के ज़रिए हमारी रिवीजन चली हुई है। अभी आप लोगों को और थोड़ा टाइम मिल गया है, काफ़ी टाइम मिल गया है CTET की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अब हम जो है अब अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। जो अपनी थ्योरी क्लासेस है वो अच्छे से देखिए, नोट्स की जो क्लासेस हैं वो भी देखिए, और अब हमारी जो MCQs हैं वो चले हुए हैं, उनको भी जो है अच्छे से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला हमारा क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 हैं। कितने वेद हैं हमारे? 4 हैं वेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सबसे पुराना वेद है। देखिए, अब जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी क्लासेस ली है या जो हमारे नोट्स है उसकी क्लासेस ली हैं, तो उनको पता होगा कि हमारे कितने वेद हैं। 4 वेद हैं। कौन से वेद हैं हमारे? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, 4 वेद हमारे हो गए। ठीक है, और उसमें सबसे प्राचीन वेद के बारे में आप लोगों से पूछा है, तो बताइए प्राचीन वेद कौन सा है हमारा? सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और उसमें जो है ऋग्वेद में कितनी कितनी जो है प्रार्थनाएं हैं और कितनी सूक्ति हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ऋग्वेद है उसके बारे में बताना है। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। सेकंड है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। थर्ड है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो ये हमने पढ़ा था। जो ऋग्वेद है उनकी जो सूक्त हैं उनकी रचना सिर्फ पुरुषों ने नहीं की थी, उनमें कुछ महिलाएं भी थी। ठीक है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा ऊपर वाला। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी, ये ठीक है। जो ऋग्वेद है उनका उच्चारण किया जाता था, मतलब बोलकर और सुनकर उनको ग्रहण किया जाता था। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, जो उनके विचार होते थे या कुछ ऋग्वेद में जो भी सूक्ति या प्रार्थनाएं लिखी जाती थी उनको बोलकर लोगों को बताते थे, और लोग क्या करते थे, सुनते थे। लिखा हुआ कुछ नहीं था, और ना ही कुछ लिखा हुआ था, ना ही इन्हें पढ़ा जाता था। जब लिखा हुआ नहीं था तो पढ़ा कैसे जाएगा? तो बोलकर और सुनकर, उच्चारण करके और श्रवण करके इन्हें पढ़ा मतलब इनका जो उच्चारण और पढ़ा जाता था, तभी इनको सुनते थे। ठीक है, तो जो सेकंड और थर्ड है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख जो है सबसे कम हुआ है? सबसे कम बताना है कि जो ऋग्वेद है उसमें सबसे कम कौन सी नदियों का उल्लेख हुआ है, उनके बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखेंगे, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, व्यास। तो नीचे देखिए, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 5, केवल 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनमें से आपको बताना है कि ऋग्वेद में सबसे कम किस नदी का उल्लेख हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ कम से कम शेयर करिएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर डालिए। ठीक है, क्योंकि ये हर एक जो ये हम करवा रहे हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि NCERT ही है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, वही सब आप लोगों को पढ़ना होता है। हर एक एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिएगा। तो चलिए बताइए, इसमें से सबसे कम उल्लेख कौन सी नदी का हुआ है हमारा? गंगा
और यमुना। ठीक है, 2 नदियों का उल्लेख जो है सबसे कम करवाया गया है, मतलब हुआ है ऋग्वेद में। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है जो ऋग्वेद है उसमें जो युद्ध हुए थे उनके बारे में। इस काल में जो है मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। बी है लड़ाइयाँ जमीन के लिए की जाती थी। सी है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों में बांटा जाता था। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, चलिए आंसर दीजिए। दोबारा पढ़ेंगे, जो ऋग्वेद में युद्ध होते थे उनके बारे में बताना है। इस काल में जो युद्ध हैं वो मवेशियों के लिए लड़े जाते थे, ये तो ठीक है। और ये नहीं पे ज़्यादातर हमें ध्यान देना है। जब भी हम एग्ज़ाम करेंगे तो नहीं को हम अंडरलाइन कर लेंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें नहीं अगर दिखता है तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से कई क्वेश्चन हम जल्दीबाजी में जो है गलत कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड है हमारा जो लड़ाइयाँ हैं वो ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, ये भी ठीक हो जाएगा। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों के और पुरोहितों के लिए मतलब नहीं था। केवल जहाँ पे आ जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ये गलत ही होते हैं, बाकी अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो केवल सरदारों और पुरोहितों में नहीं था, आम जनता में भी दिया जाता था, कुछ व्यापारियों को भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस काल में युद्धों के लिए कोई जो है स्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी ठीक है। तो जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा, जो हमें पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो जो नहीं है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 5 है हमारा, ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा जो है महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। ऑप्शन देखेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न और न ही दो। तो इसमें से बताइएगा आप कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत जो 2 समूह हैं पुरोहितों और राजा, उनके बारे में बताना है। पुरोहित जिन्हें राजा कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के अनुष्ठान और यज्ञ करते थे, ये तो ठीक हो गया हमारा। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए, एक सेकेंड, शासन के लिए कर वसूलते थे। तो जो राजा लोग हैं वो कर नहीं वसूलते थे, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है, कौन से शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक दो तीन। तो जिन बच्चों ने थ्योरी करी होगी उनको पता है कि ये सारे ही जो है, इन सारे शब्दों का प्रयोग जो है ऋग्वेद में मिलता है। पुरुजन या विष इसके बारे में बताया गया है, भरतजन या विष इसके बारे में भी, और यदुजन या विष इसके बारे में भी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। एक दो तीन तीनों ही जो है वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। मतलब जो आर्य लोग हैं उनके जो विरोधी थे उनको वो क्या कहते थे, शत्रु, विरोधी, अरि या दस्यु। तो क्या कहते थे उनको, दस्यु कहा जाता था। ठीक है, जो आर्य लोग हैं उनके विरोधियों को, अपने विरोधियों को जो है दस्यु कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 8 है हमारे सामने, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो, मतलब रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के जो है ऊपर होते थे। बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक और न ही दो। बताइए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है।
और नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका क्वेश्चन फिर आंसर हम दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चिन्ह हैं जो जमीन के भीतर का महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक और दो, एक और दो, दो और तीन के और एक दो तीन। तो इसमें से आपको बताना है जो महापाषाणिक कब्र है उनके बारे में बताना है। गोलाकार सजाए हुए पत्थर, तो ये तो हमारा था। अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये भी था। पत्थरों के बड़े चबूतरे, तो इसके बारे में नहीं है, तो हमारा केवल एक और दो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया आई थिंक, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। जो महापाषाणिक कब्र है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट देखेंगे, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है। जब मतलब कब्रों से सामान मिला है, तो कहीं पे ज़्यादा जो है आभूषण मिले हैं, कहीं पे जो है सोने के या चांदी के आभूषण बर्तन मिले हैं। तो ऐसे बताता है कि कोई लोग अमीर होता है, कोई गरीब के, कहीं पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो ये तो ठीक हो जाएगा। कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, तो ये भी ठीक है। हमने देखा था ना उस रास्ते से जो उसको दफनाया जाता था, तो मतलब एक ही परिवार के इंसान को वहाँ पे, मतलब एक ही परिवार है, उसके जैसे वंशज है, कभी दादा की डेथ हो गई या आगे चल के उनके फादर की डेथ हो गई या किसी और इंसान की मदर की इनकी डेथ हो गई, तो इसी एक ही जगह पे इनको दफनाया जाता था। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफना दोबारा आ सके, तो ये भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो ये महापाषाणिक कब्रों के बारे में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे था। जो इनाम गांव था एक आरंभिक गांव था, ऐसे भी हो सकता क्वेश्चन बन सकता है कि आरंभिक गांव कौन सा था। इनाम गांव जहाँ पे 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। कितने वर्ष पूर्व रहते थे, 3600 से 2700। और कौन सी नदी के किनारे ये जो है इनाम गांव बसा हुआ था, घोड़ नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, घोड़ नदी के किनारे। 13 देखिए, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो चरक संहिता है उसके बारे में बताइए। खगोल, व्याकरण, चिकित्सा और गणित। जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है बताओ। जो चरक संहिता है हमारा चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये 10th वाला इधर आ गया, देख लेंगे। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में बताना है। काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन या भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो आप लोगों को बताना है, बताइए, क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा काले लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, लेकिन आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, ठीक है। और नोट्स के ज़रिए भी हमारी जो है रिविज़न चली हुई है और हमारी थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट हो गई है। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, थ्योरी क्लासेस में जाइए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 6th 7th 8th क्लासेस वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी, ठीक है। तो जाइए जो है प्लेलिस्ट में और अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा। और अभी तो आप लोगों के पास जो है समय भी है, तो हमें ये मौका हाथ से नहीं छोड़ना है, हम अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।